की बात है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है, वीडियो ऑन कर लो अपना सब। हिमांशु चौहान, नूतन सिंह राणा, हरिओम। ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना, वो वन इज CO2। व्हाई इट इज CO2? व्हाई CO2 इज द कल्प्रिट? ये भी हम परखेंगे। CO2 निकलती कहां से है? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, यानी कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दूसरा इसका जो मेजर स्रोत है वो है मीथेन। मीथेन कहां से निकलती है? बायोवेस्ट। मीथेन निकलती है जानवरों के पेट से, धान के खेत वगैरह। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज बहुत जोर देते हैं उस पर। ये कैटल जो है वो बहुत ज्यादा है, मवेशी बहुत है हिंदुस्तान में, इस वजह से मीथेन निकल रही है, मीथेन निकल रही है। मोर इंपॉर्टेंट इज दिस कि एक फिनोमेना होता है परमाफ्रॉस्ट का। आप में से कितने लोग जानते हैं उसे? परमाफ्रॉस्ट का नाम सुना है, नहीं सुना? परमाफ्रॉस्ट नहीं सर। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली जो जनरली आर्कटिक के आसपास है, और वर्ल्ड की लगभग 10 से 15% लैंड है, इसमें 11% लिखा है किताबों में। वो लैंड क्या है? बेसिकली उसके नीचे बर्फ है, बर्फ के ऊपर जमीन है, 10 फुट नीचे बर्फ है। वो बेसिकली एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, और उसमें मीथेन डिपॉजिटेड है। टेम्परेचर जब राइज करेगा तो वो मीथेन निकलना शुरू हो जाएगी। परमाफ्रॉस्ट का मोटा मोटा मतलब होता है वो जमीन जो कंटिन्यूअसली 2 या 2 से अधिक सालों के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे है। ओशियन में भी इस तरह की जमीन है। सबसे ज्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लगभग 15 से 20% मान लो, और पूरे वर्ल्ड का लगभग 11% जो एरिया है वो परमाफ्रॉस्ट में है। 20 मिलियन किलोमीटर के आसपास होगा ये। मोटा मोटा जान लीजिए, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, साइबेरिया, ये पूरा परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है। सौ मीटर नीचे भी हो सकती है, 10 मीटर नीचे भी हो सकती है, 1 मीटर नीचे भी हो सकती है। एक तरह से मान लो आइस के ऊपर बहुत सारी सॉइल जमा हो गई है, सॉइल और सैंड। बेसिकली क्या होता है, जो परमाफ्रॉस्ट है उसमें बहुत सारा अमाउंट बायोलॉजिकल मटेरियल का होता है। पेड़ पौधे जानवर, डिकम्पोज्ड बायोमास, मर जाते हैं जो वो नीचे। आप मोटा समझ लो, जैसे टैगा और टुंड्रा प्रदेश आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो टुंड्रा की लैंड है वो मूल से परमाफ्रॉस्ट ही है, और उसमें बहुत सारा डिकम्पोज बायोमास अंदर जमा है। एक तरह का ये कार्बन सिंक है, यहाँ पूरी दुनिया का कार्बन इसमें जमा है, बहुत सारा। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वैसे वैसे सॉइल यहां की चटकेगी, और इस सॉइल में से जो है वो मीथेन निकलना शुरू होगी, जो कि अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर परमाफ्रॉस्ट को छेड़ा गया तो इट विल लीड टू क्लाइमेट चेंज।
आगे बात समझ में? ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है ना। परमाफ्रॉस्ट कितने बच्चों ने पहले बार सुना है? ग्लेशियर और परमाफ्रॉस्ट तो पढ़ाया जाता है ना। चलिए, 2 मिल गए आपको। मीथेन लगभग 20 गुना ज्यादा पोटेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के। 2 तो हो गई है, और तीसरी हो गई नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ये 3 के अलावा 3 और है मेजर। उन्हें याद करने के लिए मान लीजिए वो बेसिकली वो है जो फ्लोरिनेटेड गैसेज है। फ्लोरीन उनमें जरूर होगी। दैट इज फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन मान लीजिए, बल्कि फ्लोरिनेटेड इंडस्ट्रियल गैस मान लीजिए उसे। फ्लोरिनेटेड में कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं लिखेंगे अब हम, नहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखेंगे जो ओजोन वाले थे, बल्कि एक और कल जिक्र किया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन को नहीं कम करता, उससे बताया जाता है, बट वो है इसमें। ओजोन डिप्लीटिंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन था, यानी दोनों में से क्लोरीन निकलती है। ओजोन करने वाले पे जोर दो ना, ओजोन 4 ही चीजें करती है डिप्लीट। फ्री क्लोरीन रेडिकल हो, चाहे फ्री ब्रोमीन हो, चाहे फ्री हाइड्रोक्सिल हो OH, या फ्री NO हो, वो ओजोन वाला मामला है। यहां जो ओजोन में 2 करती हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो और क्लोरोफ्लोरो, CFCl2 क्लोरोफ्लोरो कार्बन, वो नहीं है। उसकी जगह हमने एक और यूज शुरू किया था कि भाई एक सेफ विकल्प निकाला गया है जो हाइड्रो क्लोरो नहीं है बल्कि फ्लोरो है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ने कहा भैया ब्रोमीन और क्लोरीन करती है, फ्लोरीन तो O3 को कम करती ही नहीं है। क्लोरीन डजंट, क्लोरीन ओजोन को कम नहीं करती, बट फ्लोरीन इज वेरी डेंजरस, वो ग्रीन हाउस करती है। तो ग्रीन हाउस के जो 3 मेजर गैसेज हैं उन सब में फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज नॉट ओजोन डिप्लीटिंग, फ्लोरीन इज ग्रीन हाउस एनहेंसिंग। तो कल्प्रिट फ्लोरीन भी है। क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ग्रीन हाउस करती है, क्लोरीन और ब्रोमीन ओजोन डिप्लीट करते हैं। फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी अब रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जी सर, हो गया क्लियर। अब फ्लोरिनेटेड इंडस्ट्रियल गैस कौन कौन सी है? तो इंडस्ट्रियल वही हमने क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोक्लोरो की जगह लिया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन केवल, HFC। बाद में मालूम पड़ा ये HFC तो बहुत खतरनाक है, ये ओजोन को भले ना करे, ये ग्रीन हाउस करता है। तो चौथे नंबर का ये हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। 5वें नंबर में जो है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसमें भी फ्लोरीन है। तीनों गैसेज फ्लोरीन से रिलेटेड हैं, फ्लोरिनेटेड इंडस्ट्रियल गैस कही जाती हैं, इंडस्ट्रियल रियूज होता है इनका केवल, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और छठी है परफ्लोरोकार्बन, PFC। सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो या परफ्लोरोकार्बन हो या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो, तीनों में फ्लोरीन है। तो बस यही है 6। वर्ल्ड की 95 to 99% जो है
ग्रीन हाउस गैसेज के लिए यही जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। बाकी 1% में अब आप गिन दो, कौन सी बची? मैंने 6 का स्रोत भी बता दिया आपको। अभी आप में से बहुत सारे लोग बता रहे थे ना, कौन कौन सी गिरा रहे थे, बता नहीं। कोई कह रहा पानी से हो रही, कोई कह रहा वो तेजाब से हो रही, कोई कह रहा वो जो है उससे क्या नाम है वो ओजोन से हो रही। ये घटना चक्र जैसी मैगजीन पढ़ने का नतीजा है। Only 6 major cases. भाई ग्रीन हाउस का मतलब ये नहीं है, ग्रीन हाउस का मतलब ये है कि कोई ऐसी गैस जो सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस कर रही हो। अदरवाइज ग्रीन हाउस तो सब चीजें करती हैं। जो भी चीज सन के रेडिएशन को धरती से ऊपर जाने से रोके वो ग्रीन हाउस करेगी। शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन यहां से निकलता है, उसी को रोकते हैं। तो अब समझ में आया एनवायरमेंट के दो इशू, ओजोन इज डिफरेंट इशू, ग्रीन हाउस इज ए डिफरेंट इशू। बट एक बंदा जो ओजोन नहीं करता लेकिन ग्रीन हाउस करता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज का कंसेप्ट बिल्कुल अलग समझिए और ओजोन डिप्लीशन सबस्टेंस का बिल्कुल अलग समझिए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी मैं कुछ और डिस्टिंक्शन बताऊंगा, अभी इतना ही सीखो बस। अब वाटर वेपर को भी लोग कहते हैं साहब ग्रीन हाउस गैस में रख लो। तो वाटर वेपर तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकल नहीं रही, वाटर वेपर तो नेचुरल प्रोसेस से निकलती है और 90% नेचुरल प्रोसेस ऑपरेट होता है। वो मैन का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, समुद्र से भी पानी ऊपर उठता है। तो वाटर वेपर इज आल्सो ग्रीन हाउस, लेकिन उससे कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होता बहुत ज्यादा। अगर वाटर वेपर से हो रहा होता तो अर्थ में जब से पानी बनाया तब से एनवायरमेंट बना तभी हो गया होता। 550 करोड़ साल पहले जब पहला जीव आया उससे पहले ही हो जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वाटर वेपर से सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, वो आप कम भी नहीं कर सकते। अभी तक जितनी देश में पॉलिसियां आई हैं उनमें कहीं ये लिख रहा है कि पानी गर्म मत करो। फिर वाटर वेपर इसलिए है कि वाटर वेपर बेसिकली एक तरह से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसे ऊपर, तो वो तो सिंपल सी चीज है भैया। जब आपके यहाँ भी जब क्या नाम है वो बादल हो जाते हैं तो गर्म रातें हो जाती है कि नहीं, क्योंकि अर्थ की लॉन्ग वेव रेडिएशन ऊपर नहीं निकल पाती। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि साहब कोई धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहां जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनका लक्ष्य बिल्कुल डिफरेंट है। लक्ष्य है धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से जो क्लाइमेट है उसमें चेंज होना, वो एवरेज टेम्परेचर बढ़ने का साइड इफेक्ट है। अगर इतना 5 पूड़ी और 6 कचौड़ी डाइजेस्ट हो गई हो तो आगे बढ़ो।
जी सर। अब अगर वाटर वेपर ना होते और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो धरती जो पर कभी जीवन पनपता ही नहीं। अदरवाइज धरती ठंडी रह सकती थी, हो सकता है टेम्परेचर यहाँ जो है वो 0 से नीचे होता। आपके बगल में बुध पर जो है अलग स्थिति है, शुक्र और गर्म है बुध से भी ज्यादा, मंगल ठंडा है। इसमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरल रोल है, मीथेन का भी रोल है। ये तब तक प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ग्रीन हाउस टू ए सर्टेन एक्सटेंट होता है, होना चाहिए, नहीं धरती गर्म नहीं रहेगी। प्रॉब्लम जब ये है, ये एवरेज टेम्परेचर जब से बढ़ना शुरू हो जाए, एक कंसंट्रेशन लेवल एक लेवल से ज्यादा जा रहा है, तब ये प्रॉब्लम है। तो हमें केवल ऐसा नहीं करना है कि ग्रीन हाउस गैसेज को बिल्कुल मिटा देना है, खत्म कर देना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं रहने देना। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही खत्म हो गया तो धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो क्लाइमेट चेंज है वो नहीं होने देना, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना। 1850 के लेवल से नीचे रखना है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था। चेते कब 100-125 साल बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें स्टडी शुरू हुई होना, कोल्ड वॉर के समय में। तब मालूम पड़ा कि भाई 1 डिग्री बढ़ गया अब तो। 1950, 1960, 70 तक आते आते बोले 1 डिग्री बढ़ गया। यानी कि जितना है ग्रीन हाउस के कारण उतना रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन हाउस ज्यादा हो रही है कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले भी थी, 1850 से पहले भी थी, 1750 में भी, ईसा के समय में भी थी, 10,000 साल पहले भी थी, 50,000 साल पहले जब क्रो मैग्नन मानव था तब भी थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब हमने फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू किया, ढकापेल में कोयला, और उसके बाद गल्फ कंट्रीज में ड्रिलिंग शुरू हुई। 125 साल पहले जो गल्फ कंट्रीज है वहां लोग भूखे मरा करते थे। क्योंकि वहां तेल था या नहीं था ये किसी को पता ही नहीं था। वो तो ड्रिलिंग की जब टेक्नोलॉजी आई यूरोप की, तब वो तेल निकला, तो फॉसिल फ्यूल निकला। तो फॉसिल फ्यूल जब जलेगा तो उससे भाई CO2 तो निकलेगी निकलेगी। हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस करती हो, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट CO2 है। तो फॉसिल फ्यूल जलने से क्या हुआ? CO2 का कंसंट्रेशन जो 1850 में था उससे धीरे 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 बढ़ना शुरू, और आज भी लगातार बढ़ रहा है। आज और आप हम बिजली में बैठे हुए हैं, ये बिजली कैसे बन रही है? देश में 80% बिजली तो कोयले से बनती है। तो जब इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो फॉसिल फ्यूल जलेगा, फॉसिल फ्यूल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, CO2 निकलेगी, तो क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा। इतना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, फॉसिल फ्यूल को ही जला के तो हो रही है। अब जब उसकी शिफ्टिंग की बात आई है, इसीलिए सरकार जोर दे रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, ताकि फॉसिल फ्यूल न जलाना पड़े, सेफ एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, अल्टरनेट एनर्जी पे। तो कंसेप्ट समझ में आया? फॉसिल फ्यूल जलेगा तो CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। 1850 से पहले ऐसा तो था नहीं कि औरंगजेब के दरबार में जगमगाती दूधिया बल्ब लगे हो
और ना ही क्वीन विक्टोरिया के दरबार में कोई हेलोजन लाइट जलती थी रात में। जैसे आज जल रही है आपकी सड़क में, मशालें जलती थी गलियों में रोशनी करने के लिए, करती वो भी थी, लेकिन तब तक भान नहीं था और ज्ञान नहीं था ये धुआं जो है क्या नुकसान करेगा आगे जाके। क्या मैं आपके दिमाग के जो पहले भ्रम बने हुए थे, मिथ्स बने हुए थे, वो कुछ संशोधित हुए? सवाल उठता है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें केवल अकेला मैन जिम्मेदार है क्या? क्या ग्लोबल टेम्परेचर पहली बार बढ़ रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर कई बार बढ़ चुका है, ये छठी या सातवीं बार है। सबसे ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर कब बढ़ा था लास्ट? अगर कोई बताए तो आई विल कंसीडर हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट। और उस टेम्परेचर बढ़ने से बहुत बड़ा घटना हुई। एनीवन? संजीव परिहार और राघव शुभम दोनों मेज दे के आए हो, वीडियो ऑन करो, बताओ। तो गैस कर सकते हैं सर, बाकी सर कंफर्म तो पता नहीं। करो करो करो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस टाइम सर? मैं अब जब पढ़ा रहा हूं क्लाइमेट से संबंधित, तो उसमें क्लाइमेट से रिलेटेड इशू ही होगा ना कुछ। ग्लोबल टेम्परेचर कब बढ़ा? जिस एनीवन? कोई नया बच्चा? प्रतीक्षा तुम बताओ। नई आइडिया? सर मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा, लेकिन मास एक्सटिंक्शन के जो इवेंट है ना उनमें से एक था। एग्जैक्ट ना सर, या तो एग्जैक्ट नाम मेरे को अभी मतलब याद है लेकिन स्लिप हो रहा है। एग्जैक्ट मुझे याद है, आपने ही बताया था। दैट इज परमियन मास एक्सटिंक्शन। धरती की 97% स्पीशीज खत्म हो गई थी। दैट इज परमियन मास एक्सटिंक्शन, और उसी में डायनासोर खत्म हुए थे। दैट इज कॉल्ड, जैसे 6 मास एक्सटिंक्शन हुए अब तक, 5 या 6, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं रहा, बट इनमें सबसे डेवास्टिंग था परमियन मास एक्सटिंक्शन, पीएमई। सर 6 हुए हैं। 6 परमियन मास एक्सटिंक्शन सबसे डेवास्टेटिंग था। वर्ल्ड की 97% स्पीशीज विद देयर एंटायर पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, केवल 2 या 3% स्पीशीज बची थी, फिर से फैली वो। तो क्लाइमेट चेंज सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा खतरा नहीं है। वहां तो केवल 10-12-15% ही आबादी खत्म हुई थी। मास एक्सटिंक्शन का खतरा है इसमें। मास एक्सटिंक्शन का मतलब संपूर्ण प्रलय। वहां क्लाइमेट चेंज भी था,
एक हाइपोथेसिस ये है कि एक उल्का पिंड आके गिरा, जिसने पूरे धुएं के बादल फैला दिए पूरी धरती पे, बहुत तेजी से हुआ डायनासोर वाला। तो बहरहाल उद्देश्य था आपको इसकी ग्रेविटी बताना। तो नेचुरल कारण भी हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जैसे कि ज्वालामुखी के फटने से भी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वॉल्केनिक इरप्शन। अर्थ का जब ऑर्बिट चेंज होता है उसमें भी ऐसा होता है, अर्थ का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है उससे। लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना और क्लाइमेट चेंज होना, ये जरूरी नहीं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल टेम्परेचर, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो सकता है बिना ग्लोबल टेम्परेचर चेंज किए भी हो जाए। दोनों अलग अलग फिनोमेना है, लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज निश्चित रूप में होगा। क्लाइमेट चेंज हो सकता है ग्लोबल टेम्परेचर के अलावा किसी अन्य कारण से भी हो जाए। तो अब धीरे धीरे जब जागरूकता इसके बारे में आई, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो सबसे पहले तो जो जागरूकता आई वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में। तो 1985 से लेकर 87 तक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लग गया समय ओजोन के लिए। 87 से लेकर के और 89, 90 तक स्टडी इसके बारे में होने लगी कि भाई कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ओजोन से अलग। और 1987 के अगले ही वर्ष में 1988 में आईपीसीसी, जिसका नाम आप करंट के अफेयर्स में बहुत सुनते होंगे, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी बनाया गया। 1988 में बन गया है, बनाया यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है यूएनईपी, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये मान रहा हूं, मैंने ये उदाहरणा कर रखी है कि ये दोनों का नाम आपने सुन रखा होगा और यूएन की फंक्शनिंग आपको पता होगी। क्या ऐसा भी कोई बालक है जिसे यूएन की फंक्शनिंग नहीं पता? नहीं है तो पढ़ लीजिए। यूनाइटेड नेशन तो आपको पढ़ना चाहिए, वो तो आजकल जीके में पूछा जाता, सबको पता है। सिक्योरिटी काउंसिल और कौन कौन से, सेक्रेटेरिएट, यूनिसेफ, ये तो सब पता होगी सबको। तो डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया, दैट इज आईपीसीसी, और इसका काम था बेसिकली नॉलेज को बढ़ाना। और सर जो हमारे जो वन हैं और जो पर्यावरण संबंधी जो उचित संरक्षण की बात भी की गई थी यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सर वो वहां से भी ये भी कंसेप्ट भी इस फ्रेमवर्क में लाया गया था। और सर जो फॉसिल, ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार बात यही हुई है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द ही यहीं से आया कि ऐसा डेवलपमेंट जो और सालों, सैकड़ों सालों तक जारी रह सके, हजारों सालों तक जारी रह सके। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाए, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हार्म न किया जाए। बिल्कुल सही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहीं से है। आगे
फॉसल फ्यूल की जो जीवाश्म ईंधन है सर, उनकी जगह हम सर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग भी करें, ये भी इसमें शामिल था। चलिए कोई बात नहीं, गुड। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा बोलो। जी सर, इसमें बेसिकली सर वही था कि एक तो एजेंडा 21 सर, उसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट डेवलप हुआ था एजेंडा 21 की उससे सर। उसमें फिर वही 3 चीजें आई थी, मतलब 3 फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करे थे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में हम CBD कह देते हैं, और सर फ्रेमवर्क UNFCCC, और सर कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन सर, जिनकी हम अब पढ़ते हैं। COP26 हुआ, COP15 से पेरिस एग्रीमेंट आया। तो सर ये ओरिजिन अगर देखें तो रियो समिट से ही निकलता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है UNFCCC की होती है सर, उसी से बाकी चीजें आगे आप डिसाइड करते जाते हैं। बड़े बढ़िया, आप लोगों ने जो है वो बालों में तेल डाल रखा है जिससे कंघी की जा सके। कुछ लोगों ने तेल ही नहीं डाल रखा, तो उनका उलझा हुआ बाल नहीं सुलझाया जा सकता। इतना नॉलेज आपके पास है जितने कुछ बच्चों के पास, सबके पास तो नहीं, मुझे आइडिया लगा। शिवम पंडित, तुम कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। सर इसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसके बाद सर क्या IPCC भी इसी के अकॉर्डिंगली बनाई गई थी क्या? अरे चिंता ना करो, मैं केवल अभी तुम्हारे ईटा पत्थर जांचते रहा हूँ, उसके बाद इमारत तो मैं ही खड़ी करूंगा। अभी भी जो ईटा पत्थर ही कुछ का पड़ा हुआ है, कुछ का जो दीवार खड़ा है लेकिन उसमें लेंटर नहीं। नॉलेज आपकी है, कुछ की है, बट दैट इज नॉट इन ए सिंक्रोनाइज्ड एंड सिमेट्रिकल मैनर। वो मेरा काम है, लेकिन मैं भी वैक्यूम में नहीं खड़ी कर सकता। अभी इसमें 8-10 बच्चे छोड़ के भाग खड़े हुए, क्योंकि वो केवल वही पढ़ना चाहते हैं कि रियो समिट 92 में हुआ और वहां हुआ, बस। इसके बाद वो जाना ही नहीं चाहते। तो जो बच्चे पढ़े 10, 15, 20, वो बिल्कुल सॉलिड पढ़े, जिन्हें नॉलेज दी जा सके, क्योंकि ये हायर टाइप की नॉलेज है जो मैं अब आपको बताऊंगा। ये जिसके लिए एक बेसिक ग्राउंड आपको चाहिए, वो मैं सब बताऊंगा। अभी जो पता है IPCC, इनको कैसे लिंक करेंगे, ये लिंक कैसे हुई है, लिंक हुई है। ये अलग बात है कि आपने किताबों में अलग अलग पढ़ी है, इसलिए आपको पता नहीं है। दे आर लिंक्ड फिनोमेना। नूतन सिंह, आप बच्चे हो, आप बताओ, कुछ बताना चाहते हो? जी सर, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, एजेंडा 21 बोला गया, बात करूंगा। और ये बताया गया सर कि 5 साल के आबादी में के 5 साल के अंतर्गत जो अंतर्गत, और बात आज जो समीक्षा करी 1997 तक आते हम जो है इसके बाद, और जो हमारी आय की असमानता है उसमें भी वृद्धि हो रही है। साथ साथ ये पाया गया कि पर्यावरण में भी कहीं ना कहीं जो सब वृद्धि हुई, तो उसी की के नाम से जाना गया। आपकी आवाज ना गड़बड़ कर रही है बहुत ज्यादा। मुझे लग गया आपको कुछ तो पता ही है, कोई बात नहीं, बस है ना, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही है। कोई और बच्चा जो बताना चाहता हो और मैंने अभी पूछा ना हो, उसके बाद मैं बताऊंगा। जी सर, अब आ रही है बात? अरे अब छोड़ो यार, मान लिया, मालूम है, ठीक है, ओके। आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है ये, ना एग्जाम है, बस केवल जानना चाहते हैं कि ईटा पत्थर आपके पास है इमारत बनाने के लिए कि नहीं। बोलो हरिओम, तुम बोलो। जी सर UNFCCC पर सर 1992 में सर पर्यावरण विकास पर सर संयुक्त सम्मेलन में सर हस्ताक्षर किए गए थे सर। इसे पृथ्वी सम्मेलन और सर रियो सम्मेलन के नाम से भी सर जाना जाता है सर। इसमें हम देख सकते हैं हम यहाँ पे कि 5 इस पे हस्ताक्षर करे गए थे, जिन्हें सर हम जान सकते हैं। इसमें घोषणा पत्र जो थे, एक तो जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन आया था सर UNFCCC, और दूसरा सर जैव विविधता पर सर कन्वेंशन आया था इसमें, और सर तीसरा है वन सिद्धांतों पर इस पे वक्तव्य आया था, और सर चौथा था इसमें रियो जो घोषणा पत्र सर हम कहते हैं उसे, रियो वाला समिट है। और सर इसमें अगला आया था सर एजेंडा 21। और सर यहाँ पे सर एक चीज़ और इंक्लूड करी जा सकती है कि इसमें सर जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है सर, उसे रोकने के लिए या स्थिर करने के लिए सर इस पर एक अलग से सर वो बनाया गया था। तो सर यहाँ भी हम बातें कर सकते हैं सर, जैसे
खतरनाक चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे पारिस्थितिक तंत्र को जो स्वाभाविक रूप से सर अनुकूलित है सर उसे स्थिर करने के लिए। तो सर ये भी है यहाँ पे। और सर 1994 में जो सर आया था उसमें 197 देशों ने सर अपनी इसमें पुष्टि करी थी सर इसकी। तो सर ये चीज़ भी सर इसमें ऐड हुई थी उस टाइम पे। गुड गुड गुड। जी सर। तो चलिए उसके बाद चलते हैं। देखिए बैकग्राउंड मैंने बता दी कि किस वजह से रियो समिट हुआ। इसमें इस रियो समिट जब बुलाया गया उसमें मेन जिन 5 चीजों पे हुई उनमें से एक चीज बताई फॉरेस्ट वाली अभी हरिओम ने। तो रियो समिट के दौरान जो मुद्दे एजेंडा के रूप में रखे गए थे कि एजेंडा का मतलब इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, वो अलग थे और जो निष्कर्ष निकल के आया वो अलग था। एजेंडा क्या था? एजेंडा तो ये भी था कि पॉइजनस वेस्ट और पॉइजनस गैसोलीन जो निकल रही है उस पर क्या किया जाए। एजेंडा ये भी था कि दुनिया भर के महासागरों को कैसे बचाया जाए। एजेंडा ये भी था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए। एजेंडा बहुत सारे थे, 100-150 एजेंडा थे, लेकिन अल्टीमेटली जो कंक्लूजन बना वो इन्हीं 5 चीजों पर बना जो अंत में सबसे ज्यादा हरिओम ने बताया। इन्हीं 5 चीजों पर जो कंक्लूजन बना उसमें मोटा मोटा जान लीजिए। पहला है रियो डिक्लेरेशन, रियो घोषणा पत्र ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पहली बार एक तरह का श्वेत पत्र आया विश्व का एनवायरमेंट पर, पहला श्वेत पत्र इसी को कहा जाता है, दैट इज रियो डिक्लेरेशन, दैट इज द व्हाइट पेपर ऑन एनवायरमेंट। दूसरा आया एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है? बहुत लोगों ने जिक्र किया है इसका। पहली चीज तो ये जान लीजिए इसमें 21 का क्या मतलब है। क्या कोई क्लियर कर सकता है 21 का क्या मतलब है? 21st सेंचुरी सर। यस, 21वीं सेंचुरी से 21वीं सदी से मतलब है। एजेंडा 21 क्या है? बेसिकली ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है। अब जो बनेंगे रिजॉल्व करने के जो प्लान हैं उनमें से कुछ नॉन बाइंडिंग है, मेजॉरिटी में नॉन बाइंडिंग होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 92 से सन 2000 तक आएंगे, फिर 2010-15 तक आएंगे, ये बाइंडिंग होते चले जाएंगे। अभी ये नॉन बाइंडिंग है, एक तरह की ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऐसा मान लीजिए। ये एनवायरमेंट के नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें ये सलाह दी गई कि भाई ये कंट्री है, ये आप योजना अपनाइए, बाइंडिंग नहीं थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है यू जस्ट से दीज आर नीति निर्देशक सिद्धांत और धारणीय विकास, दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स and number 1 for the sustainable development, number 2 they are non binding, number 3 they are basically guidelines for 21st century. नंबर 4 एजेंडा 21 केवल गवर्नमेंट्स के लिए नहीं था। इस रियो समिट में बहुत सारे एनजीओ ने भी हिस्सा लिया था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट से संबंधित जो एनजीओ थे, इवन यूएन भी उसका एक पार्टिसिपेंट ही था। यूएन की पूरी बॉडी को भी माना गया कि ये भी एक एंटिटी है और ये भी पार्टिसिपेट कर रही है, ये भी यही करेगी। तो एजेंडा 21 में
ये किया गया कि एजेंडा 21 में गाइडलाइन बताई गई, यूएन के लिए भी, एनजीओ के लिए भी, और गवर्नमेंट्स के लिए भी। क्लियर? आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? तीसरा,